दिया है। तो अब से हमारी जो क्लास है संधि वाली वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से हम लोग जो है इकाई 6 के अंतर्गत हम लोग संधि प्रकरणम को पढ़ेंगे। और ये पूरी कक्षा 5 या 6 भागों में पूरी होगी। तो जो विद्यार्थी भिन्न भिन्न समूहों से यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। आप इस पूरे सीरीज में जुड़ सकते हैं। और संधि प्रकरणम को हम बहुत ही सरल रूप से पढ़ेंगे। और आप लोग अगर इन 6 कक्षाओं को ज्वाइन करते हैं, 6-7 कक्षाओं को, तो इसके बाद आप सभी को जीवन भर कभी भी संधि नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को हम लोग आज। और हमारे कोर्स में लगा हुआ है संधि प्रकरण, और किसके हिसाब से लगा हुआ है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है जी। और कोर्स वाले जो बच्चे हैं, आप सभी को मैंने बारंबार बोला हुआ है आप सभी लोग जो है लघु सिद्धांत कौमुदी गोविंदाचार्य जी की ले लीजिए। यूजफुल है, ये पुस्तक होनी चाहिए। काफ़ी इसमें अच्छी व्याख्या की गई है, जिससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा पाठ को समझने में, है ना। आइए अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। तो संधि प्रकरणम के अंतर्गत आप सभी को ये पता है कि 3 संधियों का इसमें वर्णन आया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, है ना। पहली संधि है अच संधि, जिसे सामान्य रूप से स्वर संधि कह सकते हैं। दूसरी संधि है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो उन तीनों संधियों में से आज हम लोग प्रथम संधि को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अच संधि। और संधि सबसे पहले किसको किसको कहते हैं, है ना। तो संधि यह क्या जी, आवाज आ रही है ना? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते बिल्कुल, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। और अब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों को हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा महर्षि पाणिनि की भाषा में भी हमें संधियों का याद रखना है कि परः सन्निकर्षः सन्निता, है ना। परः सन्निकर्षः सन्निता अर्थात दो वर्णों की परस्पर जो समीपता है उसी को हम लोग सन्निता कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है जी। तो अब सबसे पहला जो सूत्र है वो स्टार्ट हो रहा है, और इस सूत्र का नाम क्या है? ई को हैं। यणचि। को यणचि, है ना। ई को यणचि ये सूत्र है। ठीक है जी। ई को यणचि। तो आइए इस सूत्र को अच्छे से देखते हैं। तो सामान्य रूप से जो है शॉर्टकट में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अलग से भी इसको देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके क्या क्या हो रहा है इसमें। तो देखो, ई को यणचि जो सूत्र है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख करके समझते हैं एक एक चीज़ को, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। एक मिनट, इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, चलिए जी, ठीक है। तो सूत्र क्या है? ई को यणचि। मैं लिख रहा हूँ तो आप लोगों को दिख रहा है ना ये सब? जी तो भैया। लिख रहा है ना? ठीक है जी। तो आपको क्या समझना है? इसमें है ई कह। ई कह मतलब इक के स्थान पर, है ना। ई कह मतलब इक के स्थान पर। ठीक है जी। और आगे जो है इसमें है यण, है ना। दूसरा शब्द क्या है? यण, मतलब यण होता है। ठीक है। और आगे क्या देखना है हमें? अची मतलब अच परे रहते। ठीक, अच परे रहते। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक चीज को। हैंड रेज अभी मत कीजिए, क्वेश्चंस बाद में पूछना है। जब एक प्रकरण पूरा हो जाएगा तो मैं खुद ही बोलूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। ठीक है, उससे पहले केवल मैं जहाँ जहाँ पूछूंगा तो आप लोगों को बताना है। केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारा का सारा टाइम इसी में बीत जाएगा हमारा, पढ़ेंगे कब हम लोग, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन आंसर का एक अलग से टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक, चलिए एक मिनट। ठीक है जी, म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट है शीघ्रता से म्यूट कीजिए। ठीक है। तो ई को यणसी ये सूत्र है। ये कह रहा है कि इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। तो आप लोग मुझे बताइए, इक मतलब क्या होता है? ई ऊ रे एक प्रत्याहार।
ई उ री और री, ठीक है। और आगे कहा कि अच परे रहते, यानी अच को इसके साथ में जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या हो जाता है? यण। यण संधि हो। क्या क्या होता है य यण के अंतर्गत? व य व र ल। य य व व र र ल। और ल, ठीक है जी। तो सिंपल से इसकी मीनिंग है ई उ रील री, इसके बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या है, य व र और ल हो जाता है ना। इसी को कहते हैं ई को यणसी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पहले पढ़ लेना है, हमें पहले समझ लेना है। संधियों में ना कुछ कुछ नियम लगता है, और ये नियम वैसे हर सूत्रों में ही लगता है, लेकिन संधियों में ज़्यादा इसका आपको काम पड़ने वाला है। इसीलिए आइए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। आप लोग पहले लिख लो कि सूत्र जो होते हैं ना, अलग अलग विभक्तियों में सूत्रों का उल्लेख आता है तो वे भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे नोट कर लीजिए आप लोग, सप्तमी विभक्ति में अगर सूत्र आता है तो, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। एक मिनट, म्यूट रखिए अभी, अभी म्यूट रखिए आप सभी लोग। म्यूट रखिए अभी एकदम बिल्कुल। चलिए एक मिनट, हाँ लिख रहा है ये। चलिए सप्तमी विभक्ति का लिख लीजिए अर्थ क्या होता है, मोटा मोटा अर्थ केवल लिख लेंगे, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है। सप्तमी का लिख लीजिए के परे रहने पर, ठीक है। सप्तमी विभक्ति में यदि कोई सूत्र आता है तो सूत्र में यदि पद आता है तो उसका अर्थ होता है के परे रहने पर, मतलब बाद में रहने पर, ठीक है। षष्ठी, षष्ठी का अर्थ क्या होता है, के स्थान पर। षष्ठी का मतलब क्या होता है, के स्थान पर, मतलब जो भी चेंजिंग होगी ना तो वो षष्ठी वाले पदों पे ही होगी। षष्ठी विभक्ति से जो भी पद बताएगा उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा। पंचमी लिख लीजिए, पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ होता है। पंचमी का लिख लीजिए के बाद, ठीक है। के बाद अथवा से उत्तर, ऐसे इसको कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा इसमें। प्रथमा विभक्ति का मतलब होता है समान रूप से होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए चार पॉइंट्स को, ये सारे के सारे सूत्रों में आपके घटित होने हैं, ठीक है जी। सप्तमी का अर्थ क्या होता है, बोलिए। के परे रहने के पर। परे रहने पर। और षष्ठी का अर्थ क्या होता है। के के स्थान पर। स्थान पर। पंचमी का अर्थ क्या होता है। के बाद के बाद। और प्रथमा विभक्ति से युक्त पद का अर्थ क्या होता है। समान रूप से होता होता है। है। होता है, ठीक है जी, होता है ना। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आप सभी के पास पुस्तक इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि पुस्तकें होंगी तो आप हर एक पद का क्या क्या इसका विभक्ति है, वचन है इत्यादि भी आप पता लगा पाओगे, क्योंकि मैं आपको हर एक सूत्र के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये पहला सूत्र है, इसीलिए इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो ई का है ना, इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति का ही एक वचन है, ठीक है जी। ई का में क्या है, षष्ठी का ही इसमें एक वचन है ना। एक मिनट, पेन को क्या हो जा रहा है कभी कभी। तो इका में क्या है, षष्ठी विभक्ति का ही एक वचन है ना। षष्ठी विभक्ति का ही एक वचन है, इसीलिए मैंने लिखा इक के स्थान पर। यण में क्या है, प्रथमा विभक्ति था इसीलिए इसमें लिखा गया यण हो जाता है ना। और अचि में क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा अच परे रहते, या अच के परे रहने पर, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ जाना है, इसका जो हमने मोटा मोटा एक समीकरण देखा था कि ई उ रील री पहले होंगे, उसके बाद में इनका अचों के साथ में संयोग होगा और यण हो जाएगा य व र ल। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो भी परिवर्तन होगा ना वो किसके स्थान पर होगा, या तो ई के स्थान पर होगा, या तो उ के स्थान पर होगा, या तो री के स्थान पर होगा, या फिर री के स्थान पर होगा। केवल इसी के स्थान पर परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि यही क्या है, इक है ना, यही क्या है, इक है। इसीलिए ई उ रील री के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, जो भी होगा अब, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे सामने जो है ना एक स्थिति प्राप्त होती है, और इसी को हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है जी। क्या स्थिति प्राप्त होती है, सुधि
जमा उपास्य, है ना, सुधी जमा उपास्य। ठीक है, तो अब जो है काफी सारे प्रश्न इसमें आते हैं, है ना। सबसे पहले कहा कि इक के स्थान पर यण होता है। ठीक है, तो देखो इक यहाँ पर कितने प्राप्त हो रहे हैं। सु का जो उ है वो क्या है, इक है ना। ठीक है, ई उ रिलवी जी का ही सर। तो अंश है ना। सुधी का जो ई है ये भी क्या है, इक है। ठीक है, उपास्य का जो उ है ये भी क्या है, इक है। ठीक है, मोटे मोटे यही तीन चार हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन हो जाता है ना, फिर किसके स्थान पर हम यण आदेश करें, य व र ल किसके स्थान पर करना है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि किसके स्थान पर हमें करना है। तो इसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए दूसरा वाला सूत्र इन्होंने कहा। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं दूसरे वाले सूत्र को। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें यण आदेश जो है किसके स्थान पर करना है। तो एक सूत्र आया, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, ये वाला जो सूत्र था वो हमने पढ़ लिया, इकः स्थाने यण स्यात्। इक के स्थान पर ही आपको यण करना है, सन्निहितायाम विषय और अचि। अचि मतलब अचि परे, अच परे रहने पर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि इक के स्थान पर यण होता है जब सन्निहिता का विषय चल रहा हो और अच इसके बाद में हो, तो अच परे हो तो। ठीक है, तो सुधी जमा उपास्य, इस प्रकार की हमें कंडीशन दिखाई पड़ती है। दूसरा इन्होंने ये कहा किसके स्थान पर हमें करना है यण आदेश, कौन से इक के स्थान पर करना है। यहाँ तो तीन चार इक दिखाई पड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य मतलब जहां भी आपको विधान करने वाली स्थिति दिखाई देगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है। इसमें कह रहे हैं कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। मतलब सप्तमी निर्देश के द्वारा जो भी, सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो भी कार्य निर्देशित किया जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, अपने वर्णांतरेण, है ना, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य मतलब जिस वर्ण से सप्तमी का आप निर्देश कर रहे हो ना, तो उसी के पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर ही आपको वो परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे आइए हम लोग फिर से उसी भाग में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि इक कितने हैं, तीन चार इक प्राप्त हो गए ना यहाँ पर जो है। ठीक है, तीन चार इसमें इक प्राप्त हो गए। तो सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ये सारा का सारा ही हट रहा है। चलिए एक मिनट देखते हैं। हाँ ठीक है, एक एक करके हट रहे हैं ये लोग, हट गए हट गए हट गए हट गए, चलिए ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कितने इक थे, तीन चार इक थे ना। तो इसमें ये कहा इसने कि सबसे पहले आपको देखना है कि सप्तमी के द्वारा किसका निर्देश किया जा रहा है। तो मुझे आप लोग बताइए, ई को यणचि, ये जो सूत्र है तो इसमें सप्तमी विभक्ति से कौन सा पद आ रहा था, ई को यणचि में अच आ रहा था ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अच को ढूंढना है और उसी अच से बिल्कुल तुरंत पहले वाले के स्थान पर ही ये जो है ना यण आदेश होगा। उसमें कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, कहा ना अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, है ना। मतलब सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिस वर्ण का निर्देश किया गया है, तो आपको उसी से डायरेक्ट पहले वाले के स्थान पर ही यण आदेश करना है, उसमें व्यवधान किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए सु का जो उ है ना, सु का जो उ है, क्या आपको इससे पहले कोई भी और अच दिखाई पड़ रहा है, इक आपको कोई भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके स्थान पर तो नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, पीडीएफ गायब हो गया मेरा। हाँ आ गया, ठीक है जी। तो मतलब पहला वाला अब हमारे रेस से बाहर हो चुका है। ठीक है, सुधी का जो ई है, ठीक है, सुधी का जो ई है, क्या इसके तुरंत बाद हाँ जी। हमें ये उ प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है ना, क्योंकि बीच में क्या है, धकार भी है ना, बीच में ध का व्यवधान आ रहा है। और इसमें क्या कहा था कि तुरंत पहले ही होना चाहिए, बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। सुमन जी है नहीं क्या क्लास में, सुमन जी हैं आप?
चलिए नहीं है शायद। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ई से पहले धकार है, इसीलिए इस वाले ई के स्थान पर भी कार्य नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ऊ के पास। ठीक है, तो बताइए ये जो ऊ है ये भी तो अच के अंतर्गत ही है ना, अच में ही है ये। अब ये इन्होंने कहा था कि अच से ही पहले वाले को आप देख लो, अगर वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा इक, तो उसी के स्थान पर ये वाला आदेश होगा। ठीक है, तो ऊ से पहले क्या प्राप्त हो रहा है बताइए, ऊ से पहले आप लोगों E. को क्या का दिख रहा है? इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान तो नहीं है ना? नहीं। नहीं है ना कोई व्यवधान, सीधा हमें जो है ना ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इक के स्थान पर यण आदेश वाला काम हो रहा है ना, वो सुधी के ही ई के स्थान पर होना है। ठीक है, सुधी के ही ई के स्थान पर हमें यण आदेश करना है। और जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है तो देखो, यण में भी कितने थे, य था, व था, र था और ल था। तो फिर से एक कंफ्यूजन आ जाता है ना कि हम ई के स्थान पर य करें या ई के स्थान पर व करें, या ऊ के स्थान ई के स्थान पर र करें, या फिर ई के स्थान पर ल करें। क्यों जी अक्षिता जी, संशय होता है ना कौन सा आदेश करें? कंफ्यूजन में हो गए ना फिर से हम लोग। ठीक है, अब आइए इसी को हम लोग फिर से और अच्छे से इसको समझते हैं कि ई के स्थान पे हमें कौन सा आदेश करना है। इसके लिए दूसरा सूत्र आ रहा है और वो बताएगा आपको कि ई के स्थान पर जो है कौन सा आपको आदेश करना है। तो ये वाला आप लोग समझ गए, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन नीति का मतलब क्या हुआ, तस्मिन होता है सप्तमी विभक्ति का रूप। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति से जो भी कार्य आपको प्रदर्शित किया जाए, दिखाए जाए, है ना, तो जो आदेश वाला कार्य है ना आपको उसी से तुरंत बिना किसी व्यवधान के उसी से पूर्व के वर्ण पर, पूर्व के वर्ण के स्थान पर ही करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने सुधि के ई को चुना। अब आगे कह रहे हैं कि ई के स्थान पर य करें, व करें, र करें या फिर ल करें। तो इसके लिए एक सूत्र आया स्थाने अंतरतमः, है ना, स्थाने अंतरतमः ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये वाला जो सूत्र है हमको ये क्लियर करेगा कि हमें ई के स्थान पर जो है कौन सा आदेश करना है, य करना है, व करना है, र करना है या फिर ल करना है। तो ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि प्रसंगे सति, है ना, प्रसंगे सति मतलब अगर आपको ऐसा दिखने लगे कि जो स्थानीय है, मतलब जिसके स्थान पर हमें आदेश करना है वो तो केवल एक है, और आदेश यहाँ पर कितने प्राप्त हो रहे हैं, चार। तो अगर ऐसा आपको प्रसंग दिखाई दे कि एक स्थानीय है, चार चार आदेश हैं, तो जो सदृशतम आदेश, जो सदृशतम मतलब जो सबसे ज्यादा उससे मैच हो रहा होगा, उसी आदेश को हम लोग करेंगे। ठीक है जी, तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें मैच कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग ऐसे इस पर विचार करोगे ना, तो देखो ये जो ई है, तो मुझे आप लोग बताइए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु है ना। और फिर ये जो ल से देखिए, ल का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। दंत्य दंत। रकार का दंत्य। उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दन। मूर्धा। ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दोष दंत और ओष्ठ। दंतोष्ठ। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु तो बताइए इन चारों में से कौन सा ई के साथ में मैच हुआ है? यकार। यकार मैच हुआ है ना। इसीलिए अब हमें क्या प्राप्त हो गया कि हमें सीधा सीधा जो है लिख देना है यहाँ पर जो था सु ध, और इसी के ई के स्थान पर हमें क्या कर देना है, य आदेश करना है, और बाद में हो गया उपास्य। ठीक है समझ गए आप लोग, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया है ना, सुध य उपास्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। एक एक करके ये हर एक सूत्र में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। इसी सूत्र को बस ध्यान पूर्वक देखना है। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया है सुध य, फिर आगे उपास्य इति जाते। ऐसा हो जाने पर एक सूत्र आता है जिसका नाम है अनचि च। ठीक है, अनचि च ये सूत्र है, और ये क्या कहता है, अनचि च को पहले समझ लेते हैं। ये कहता है अचह परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचि। ठीक है जी, आइए इसको भी देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि अचह परस्य मतलब अच के बाद में। ठीक है, अचह परस्य मतलब अच के बाद में। ठीक है, जो भी आपको यर दिखाई देगा ना,
अच के बाद में जो भी आपको यर प्रत्याहार वाला वर्ण दिखाई देगा तो उसी को आपको द्वित्व कर देना है। द्वे वास्तः, दो करना है लेकिन विकल्प से करना है, ठीक है, विकल्प से उसको द्वित्व कर देना है। लेकिन कह रहे हैं कि न तू अची, अर्थात यर के बाद में गलती से भी ना यर के बाद में अच नहीं होना चाहिए। न तू अची अर्थात अच परे नहीं होना चाहिए, अच परे होगा तो नहीं हो पाएगा द्वित्व, ठीक है जी। तो गलती से भी अच परे ना मिल जाए, बाकी हमें सब कुछ स्वीकार है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ऊपर ही देख लो, यहाँ पे सु ध य उपास्य इस प्रकार की स्थिति है। तो आप लोग एक एक करके देखते जाओ, आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। ये जो सु का जो उ है ये किस में आता है, अच में आ जाएगा, ठीक। सु का जो उ है अच में आ रहा है ना, सु का जो उ है, बताइए, सु का जो उ हाँ है जी। अच में आ जी रहा है सर। कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और ये जो ध का, जी। ध जो भाग है ये वाला, आप लोग मुझे बताइए, ध जो है यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, ठीक है। ह य आ वर रहा है। ल यमंगणना झ भ घड़ ध, हाँ। है ना, झ भ घड़ ध, ठीक है, झ भ घ ढ ध ऐसे करके। तो ध जो है आ जाता है यर प्रत्याहार में, ठीक है जी। और आगे कहा कि यर के बाद में जो है अच नहीं होना चाहिए, तो बताओ ध के बाद में अच दिखाई पड़ रहा है या फिर हल दिखाई पड़ रहा है, हल। हल दिखाई पड़ रहा है ना। तो मतलब ये जो हनची च सूत्र था ना ये पूरा का पूरा घटित हो रहा है। आपको क्या करना है, ये जो धकार है यरह द्वेवास्त था ना, मतलब यर के याद स्थान कर। पर, म्यूट कर लो आप लोग, ध्यान रखा करो थोड़ा सा, यर के स्थान पर जो है द्वित्व कर देना है। मतलब ये जो धकार था ना इसी के स्थान पर क्या करना है, आपको द्वित्व करना है। और हम लोग ध को ही द्वित्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब ध्यान से इसको देखोगे ना यरह, तो इसमें षष्ठी विभक्ति आपको दिखाई देगी, ठीक है। और ये सब आपको क्या करना है, स्वयं से जो है पुस्तकों में थोड़ा सा देख लेना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए पुस्तक की सहायता भी लेनी है। एप्लीकेशन पर भी आप लोग एक एक सूत्र को सर्च करके देख सकते हो, अष्टाध्यायी का जो ऐप मैंने आपको बताया है वहाँ भी आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक एक सूत्र की विभक्ति वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ भी देख सकते हो। और हनची च में ऊपर के किस सूत्र से यर, ये जो यर प्रत्याहार है अनुवृत्त होकर के आ रहा है इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि अष्टाध्यायी की पुस्तक भी आप लोग खरीद लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यर जो है ये कहाँ से टपक गया, है ना। तो ये ऊपर के सूत्र से आ रहा है, यरो नुनासी के नुनासी को वा से, समझ गए। तो पूरा का पूरा ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा अनची चका, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो यर प्राप्त हो रहा था ना धकार, इसी को द्वित्व हो जाता है। लेकिन द्वित्व बताइए नित्य होता है या फिर विकल्प से हो रहा है, विकल्प से। विकल्प से। विकल्प से हो रहा है ना। तो इसीलिए एक जो है ना आपकी सिद्धि, यहीं पर आपकी एक सिद्धि पूरी हो चुकी है, ठीक है। एक बार जब विकल्प नहीं होगा तो आप इसी को मैच कर दो तो क्या बन जाएगा, ये शुद्ध्युपास्य, ठीक है। शुद्ध्युपास्य आपका यहीं पर बन करके पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। शुद्ध्युपास्य आपका यहीं पर बन करके पूरा हो चुका है, मतलब एक रूप बन चुका है। लेकिन इसके विकल्प वाली स्थिति है, इसीलिए दूसरा वाला रूप भी बनेगा। तो देखो यहाँ पर सु था, ध को अब कितनी बार लिखेंगे, दो बार कि तीन बार, दो। दो बार लिखेंगे ना, क्योंकि द्वित्व हो रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले सूत्र पर। नेक्स्ट वाला सूत्र हमें आगे बताएगा कि आगे अब हमें किस रास्ते पर जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे, बचपन में शायद आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे होंगे तो, एक सीरियल आता था पहले हातिम करके, हातिम और एक और था जी उसका मोरे। नाम, बात है। क्या था उसमें, हतिमताई। कुछ और भी, उसके दोस्त का भी नाम था ना ओहो। होबो। तो उसमें जी। क्या होता है, उसकी तलवार उसे रास्ता दिखाती है। तो ये जो अष्टाध्यायी के सूत्र है ना ये भी हमारे तलवार के समान है, ये हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमें क्या करना है अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सूत्र आया, देखो यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट को लिखा है, सु ध ध य उपास्य इति जाते, ऐसा हो जाने पर, ठीक है। अब एक सूत्र आया झलाम जस झसी, ठीक है, झलाम जस झसी। ये सूत्र बड़ा क्लियर है, ये कहता है झलाम मतलब झलों को, ठीक है, झल प्रत्याहार वाले वर्णों को जश हो जाता है अगर झश प्रत्याहार परे होगा तो, ठीक है।
और इसी कॉन्सेप्ट को आइए हम लोग इसमें घटा करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो था ना ये जो धकार है, आप लोग जब विचार करोगे तो ये झल प्रत्याहार का ही एक अंश है। ठीक है, झल प्रत्याहार में ये जो धकार है ना, पहला वाला ये आता है। ठीक है, जैसे झ भ घ ढ ध। ठीक है, तो झल प्रत्याहार में आ रहा है ना ध। अब इसको कह रहे हैं कि झल को मैं जश कर दूंगा, झलाम जस, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, झश प्रत्याहार परे होना चाहिए। इसके तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, झश प्रत्याहार होना चाहिए। और आप लोग जब इस ध को देखोगे तो ये जो है ना झश प्रत्याहार में ही आता है। ठीक है जी, झलाम जश झसी, मतलब झश प्रत्याहार परे होना चाहिए। तो झ भ घ ढ ध जब गड दश, है ना, तो श से पहले ही ये जो है धकार भी आ रहा है, यानी झश प्रत्याहार के अंतर्गत ही आ रहा है। तो हमारी स्थिति घट गई कि झल के बाद में झश होना चाहिए, तो मैं झल को क्या कर दूंगा, जश कर दूंगा। तो देखो यहाँ भी जो है जश के रूप में कितने हमें प्राप्त हो गए, जस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं वर्ण, बोलियो। ज ज ब ग ड द। ठीक है, तो फिर से वही स्थाने अंतरतम वाला जो प्रकरण है ना, स्थाने अंतरतम वाला जो प्रकरण है वो फिर से आएगा, काम करेगा। और बोलेगा कि भाई जब स्थानीय एक है, आदेश पांच पांच हैं, तो उसके स्थान पर हमें जो सबसे सदृश होगा ना, जो सबसे सिमिलर होगा, जो सबसे ज्यादा मैच होगा उसी को करेंगे। तो जो धकार है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए आप लोग, बोलिए। मूर्धा। मूर्धा। और लोग बताइए, गलत है ये, तालु दंत। दंत होता है। दंत होता है। ठीक है, ऋतु लसानाम दंताह, त थ द ध न। ठीक है, तो ये त वर्ग का भाग है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, दंत स्थान इसका माना जाएगा। ठीक है जी, याद रखेंगे ये सब। तो इसमें भी देखो ज ब ग ड द में दंत स्थान वाला वर्ण कौन सा है, द। ज दकार है। ठीक है, दकार जो है इसी का जो है उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। इसीलिए ये जो ध है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दकार हो जाएगा ना, द। दकार हो जाएगा। तो अब हमारी स्थिति जो है वो क्या बन गई, इस प्रकार का अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, सु द ध और उ पास य। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े, है ना। जी सर। अब इन्होंने एक और चीज कही है, क्या कही है वो, अरे एक और छूट गया, एक एक चीज छूट गया, यह तो छूट ही गया ना हमारा, यह सबसे मेन था, ये भी छूट गया चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग मुझे बताओगे आगे का, फिर हम लोग हल करेंगे। आगे एक सूत्र आया है संयोगांतस्य लोपः। ठीक है, ये कहता है कि भाई जहां भी संयोग संज्ञक पद आपको दिखाई देंगे, वर्ण दिखाई देंगे, तो सबसे जो अंतिम वाला होगा ना उसका आपको लोप कर देना है। लिखा हुआ है कि संयोगांतम यत पदम तत् अंतस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जहां भी पद आपको दिखाई देंगे तो जो भी सबसे अंतिम वाला होगा आपको इसका लोप कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमें प्राप्त हो रहा था ना इधर, बताओ इसमें संयोग संज्ञा किसकी किसकी हो रही है, सु की हो रही है कि द की हो रही है कि ध की य की उ की पा की, किसकी हो रही है, द। ध। य। द। ध। इस पूरे की हो रही है। ठीक है, द ध य पूरे की हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसके बीच में जो है स्वर नहीं है बिल्कुल भी। लिखा था ना संयोग संज्ञा किसकी होती है, हलो नंतरः संयोग, कि मतलब व्यंजनों के बीच में जब स्वरों का व्यवधान न आए तो उसी को हम लोग संयोग संज्ञा कहते हैं। तो इसमें ना तो द में कोई स्वर है, ना ध में है और ना य में है, तो संयोग पद हमें प्राप्त हो गए। तो इसमें जो सबसे अंतिम वाला होगा उसका लोप कर देंगे, तो सबसे अंतिम वाला इसमें कौन सा है, या। य या। है ना, तो य का लोप प्राप्त हो गया। ठीक है, अभी लोप हुआ नहीं है, लोप केवल प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अब नेक्स्ट वाला रास्ता हमें क्या दिखा रहे हैं ये महर्षि पाणिनि। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्क्रीन वगैरह आप लोग देख पा रहे हैं ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिख रहा है सर। ठीक है जी, तो अब इन्होंने कहा कि संयोगांतम यत पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। ठीक है जी, तो अब तद अंतस्य लोपः स्यात्, तो मतलब संयोगांत जो भी पद होगा तो हम उसका लोप कर देंगे, है ना।
तो इसमें भी क्या है, संयोग संज्ञक तो पद हमें प्राप्त हो रहे हैं, लोप भी हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन लोप का क्या है ना, लोप के रूप में हमें पूरा का पूरा ये जो द ध य था ना, इस पूरे का हमें लोप प्राप्त हो रहा है, ठीक है। द ध य का जो है ना, पूरे का अभी हमें लोप प्राप्त हो रहा है, अंतिम वाले का ही नहीं प्राप्त हो रहा है। ये कह रहे हैं कि पूरे का अभी लोप प्राप्त हो रहा है। तो अभी भी कंफ्यूजन है कि हम लोग द ध य इन तीनों का लोप कर देंगे क्या। तो इसी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक सूत्र आया अलोन्त्यस्य, ठीक है। एक सूत्र आया अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य क्या कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टो, मतलब षष्ठी से निर्दिष्ट जो भी आदेश होगा ना, तो वो किसके स्थान पर होगा, अंत्यस्य अलह आदेश स्यात्, मतलब अंतिम अल के स्थान पर ही वो आदेश लागू होता है। मतलब इन्होंने कहा संयोगांतस्य लोपः, तो बताइए संयोगांतस्य में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है कि षष्ठी है, षष्ठी। षष्ठी है ना। तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा ही ये आदेश किया जा रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति से जो भी आदेश करेंगे तो वो सबसे अंतिम वाले अल के स्थान पर होगा। तो बताओ द ध य में से सबसे अंतिम अल कौन सा हुआ, य। य य। हुआ ना। या हुआ। तो अब जो है य का लोप हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब य का जो लोप प्राप्त हो गया, तो य के लोप को हमें रोकना है, क्योंकि य को ही अगर हम लोग लोप कर देंगे तो बताओ ई को यणचि से जो हमने सबसे पहले ई के स्थान पर य किया था, तो फिर इतनी बड़ी जो ये महाभारत हम लोगों ने रची है, तो फिर इसका फायदा क्या होगा, है ना। तो य के लोप को रोकना है, इसीलिए अब जो कात्यायन जी हैं इन्होंने अपना एक वार्तिक लिख दिया, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आप यण का लोप नहीं कर सकते, ठीक है। यणः प्रतिषेधो वाच्यः, मतलब यण का, यण के लोप का निषेध जानना चाहिए, कि यण का कभी भी लोप नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यण के लोप का जो हमने ये यहाँ पर जो हमने लोप किया था ना, इससे क्या हो गया, निषेध हो गया, ठीक है जी। इससे क्या हो गया, निषेध हो गया। तो आप ऐसे ऐसे इसको देख सकते हो। और जब ये सारी स्थिति हमें प्राप्त हो गई, तो अब क्या करोगे आप, इसी को जो है ना मैच कर दोगे, और मैच कर दोगे तो क्या रूप बन जाएगा, सु अ, द ध द ध युपास्य, ठीक है जी। सुद्योपास्य। ठीक है, और बाद में इसमें स्वाद्योत्पत्ति वगैरह करके ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो शुद्ध्युपास्य एक रूप बन गया, और ये विकल्प से बना है। तो पहला वाला रूप कौन सा बना था हमारा, शुद्ध्युपास्य केवल, शुद्ध। ठीक है। शुद्ध्युपास्य एक रूप बना था, दूसरा रूप हमारा बना शुद्धध्युपास्य, ठीक है। देख लो ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो रूप था ना हमारा, ये पहले ही बन करके तैयार हो चुका है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, ये शुद्ध्युपास्य का ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया, क्या क्या इसमें हो रहा है। सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे, सभी लोग शीघ्रता से कमेंट यस कीजिए, सर। सभी लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए आप लोग भी ना, मेरे से ही आप लोग केवल लिखवाते रहते हो। हम्म, सभी लोग बोलिए, 22 लोग हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, केवल अभी 3 लोगों ने ही बोला है। जी सर, समझ आ गया। 5 लोग, चलो बस 5 ही लोग हैं यहाँ पर, बाकी लोग सो गए। चलिए ठीक है, अब बताइए मुझे, किसी का कोई डाउट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। नो सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे भी हमें पढ़ना है। आपको समझ आया अक्षिता जी, अक्षिता जी क्लियर हो रहा है भैया कॉन्सेप्ट। भैया मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बार फिर से देखूंगी तो हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, देखिएगा फिर से इसको, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी प्रकार से देखिए, जैसे शुद्ध्युपास्य हमने बनाया, तो इसी प्रकार से मधु जमा अरि मध्वरी, तो इसके भी दो रूप बन जाएंगे, एक तो मध्वरी और एक मदध्वरी, है ना। और धात्री जमा अंशः धात्रंशः, है ना, री जमा आकृति लाकृति, ये सभी जो रूप हैं ये बन करके सिद्ध होते हैं, ठीक है। और इसमें सभी को आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे हमने शुद्ध्युपास्य को हमने जैसे बनाया, तो आप लोगों का होमवर्क है ये, शुद्ध्युपास्य की जो सिद्धि हम लोगों ने बनाई है, जैसे जैसे हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट को किया है, ये सब आपको करके मेरे पास भेजना है, ठीक है। और उसके साथ में आपको ये जो मध्वरी,
ये जो सिद्धि है इसको भी आप सभी को बना करके भेजना है, ठीक है। शुद्ध्युपास्य और मध्वरी, इन दोनों की सिद्धि आप लोगों को बना करके भेजनी है, ठीक है। पहले ऊपर सूत्र लिखोगे और नीचे उसका कार्य लिखोगे कि क्या क्या हो रहा है। और आप लोग जो है पुस्तकों से भी हेल्प ले सकते हो, बस ये है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सूत्र क्या क्या काम करता है, ठीक है जी। कोर्स वाले जो बच्चे हैं आप लोगों को बिल्कुल भेजना है ना। और बाकी इसमें दो और सिद्धियां आ रही हैं, धात्रंशः और लाकृति। शॉर्टकट में इनको मैं आपको बता देता हूँ, पूरा विस्तार से नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि हर एक शब्द की आपको सिद्धियां भी देखनी है इसमें, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो सिद्धियां भी जो है हमें देख लेनी है शॉर्टकट में। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़े से पेज में ले लेता हूँ, पेज खत्म हो गए मेरे पास। चलिए, और बाकी कल जो टेस्ट हुआ था इसके विषय में भी मुझे आप लोगों से कुछ कुछ बातें कहनी है, लेकिन चलिए ये बाद में बात करेंगे कक्षा के ना। तो आइए हम लोग धात्रंशः वाली जो सिद्धि थी इसको करते हैं पूरा। क्या रूप बना है? धात धात्रंशः। धात्रंशः ऐसा बना है। धात्रंश मतलब क्या होता है? ब्रह्मा का एक भाग, ठीक है। धात्रंशः मतलब ब्रह्मा का एक भाग। तो इसको अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार का हमारा हम्म धात्रांश नहीं बनेगा? नहीं, चलिए। तो धात्री जमा अंशः, ऐसा ये इसका विच्छेद होता है, ठीक है। तो फिर इसी प्रकार से पर सन्निकर्ष सन्निता इत्यादि आप लोग इसमें कर दोगे, सन्निता संज्ञा करके फिर उसके बाद जो है ई को यणची जो है सूत्र आ जाएगा, और वो क्या करेगा, ई उ रील री के स्थान पे य व र ल आदेश कर देगा, है ना। तो जो री कार है, यहाँ पर जो री है हमें इसी के स्थान पर जो है आदेश करना है य व र और ल, ठीक है। य व र और ल। तो स्थाने अंतरतमा से हम लोग करेंगे जब, तो जो रिकार है ना इसका स्थान क्या है? मूर्धा है, ठीक है। रिकार का स्थान क्या है? मूर्धा है। और इसके स्थान से जो मिलता हुआ जो वर्ड है ना वो कौन सा है? रकार प्राप्त होता है हमें, है ना। ऋतु रसाणाम मूर्धा। चलिए सुमन जी आप ऐड कर दिया कीजिए इसमें। हम्म तो ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री के स्थान पर जो है र प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त हो गया हमें? धा त र और अंशः, ठीक है। अंशः, ठीक है जी। धा त र और अंशः, है ना। तो आप लोग जब इसको देखोगे तो यहाँ पर भी जो है द्वित्व की प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक तो हमारा रूप बन चुका है, ठीक है जी। एक तो जो है हमारा रूप जो है ना यहाँ पर बन गया, धात्रंशः बन करके पूरा हो गया। आप इसी को मैच कर दोगे त र और अ को, तो ये त्र हो जाता है। तो धा त्रन शह, एक रूप यहाँ पर बन करके हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो विकल्प से रूप बनता है अनचिच सूत्र से, ये भी बनता है। और वो किस प्रकार से बनता है? देखो यहाँ जो तकार है ना, तो ये क्या है? अचह परे अचह परस्य यरो द्वे वा स्तः, ठीक है। तो सूत्र का एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, यही था संभवतः अनचिच अचह परस्य यरो द्वे वा स्तः, ठीक है। हाँ सबको एडमिट कर लिया कीजिए आप। न तू अची, तो ये जो ध का जो आ है ना इसको मान लेंगे अच। इसके बाद क्या है? तकार प्राप्त हो रहा है, और ये किस में प्राप्त होता है? तो ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। ह य वर ल यमगणना झब घड़ ध, है ना। खप छठ था चट था कप, है ना। तो ये त जो है यर प्रत्याहार में आता है, ठीक है जी। और कह रहे हैं कि इस यर के यही बाद में, 5। यर के बाद में जो है अच नहीं होना चाहिए, ठीक है। यर के बाद में जो है अच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन पूरी की पूरी हमारी ठीक है। यर प्रत्याहार है, सबसे पहले अच, अच के रूप में हो गया आ, फिर यर, और उसके बाद में अच नहीं होना चाहिए, मतलब इसी यर को द्वित्व हो जाएगा। तो ये दो त प्राप्त हो जाएगा, तो रूप हमारा बन जाएगा। आप इसको जोड़ लोगे तो धात त्रन सह, ऐसा हमारा रूप एक बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो धात त्रन सह इत्यादि रूप हो जाएगा। और इसमें भी जो है
यण का लोप प्राप्त होगा तो यण प्रतिषेधो वाच्य इत्यादि से इसका लोप कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको आप सभी को ध्यान रखना है। ये शॉर्टकट में ये वाला सिद्धि आप सभी को समझ में आया? हाँ अक्षिता जी बोलिए, आप क्या बोलना है? भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम्म अभी आपने बोला था कि ये जो तकार है ये यर में प्राप्त होता है, तो बोलिए। मेरे को बस यही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। यर प्रत्याहार बोलिए एक बार, वो जो है ना अयूण इत्यादि, तो उसका पाठ कीजिए एक बार आप शुरू से, याद है? आ ई उ क्या आ बोला? ई ओ ए ओ आई औ आई औ हाय छाया वरड वरड लण यम लन यमगणनम जभय खड़धश जबगड़धश खफ छठ तचट्ट बस बस कपय बस, तो ये जो त आ गया ना, तो मतलब हयवरट के य से लेकर के और शससर के र से पहले आपको त आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है यर में? समझ में आ रहा है? यर प्रत्याहार को हम लोग जब मतलब काउंट करते, बोलिए। ये जो खाफा छठा त वाला है हम्म ये वाला था। ये त, यही वाला त है ना, तो कह रहा है कि ठीक है। अच के बाद में यर होना चाहिए, तो ध का जो आ है इसके बाद में आपको यर दिखाई दे रहा है, और इस यर के बाद में कोई भी अच नहीं होना चाहिए तुरंत बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर रकार है तो इसीलिए इस त को द्वित्व हो गया, दो बार हो गया, तो एक त अलग हो गया और एक त जो है वो त्र के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि त्र कैसे बनता है? त र और अ, तो त्र हो गया और अन इसके साथ में है, तो धात्रंश पूरा का पूरा बन गया। ठीक है जी, भैया आग सूत्र कौन सा अभी क्या जी? सूत्र कौन सा चल रहा है? मैं अभी आया ना एक्चुअली ई को यणसी ईयर सूत्र है। में। ठीक है, ई को यणसी की लाकृति अब सिद्धि हम लोग देख रहे हैं, चौथी वाली सिद्धि लाकृति। तो आइए अब लाकृति वाली जो सबसे अंतिम सिद्धि है इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, लाकृति देख करके थोड़ा सा पाठ और पढ़ना है हमें, तो आइए लाकृति को भी देख लेते हैं, और इसका जो विच्छेद है इस प्रकार से हो जाएगा, री जमा आकृति। तो लाकृति का जो अर्थ होता है वो होता है टेढ़ी पंक्ति। ठीक है, री के समान जो है टेढ़ी आकृति है जिसकी, तो मतलब ये भगवान श्री कृष्ण का ही विशेषण है एक। ठीक है, लाकृति जो है ये भगवान श्री कृष्ण का एक विशेषण है। तो री जमा आकृति हो गया, इसमें भी इसी प्रकार से पर सन्निकर्ष सन्निता इत्यादि करने के बाद आ जाएगा इको यणची। तो ये रिकार के स्थान पर जो है हम लोगों को क्या करना है, आदेश करना है य व र ल। तो आप फिर से उसी प्रकार से आप काउंट करोगे तो एक मिनट, ई को यणसी ई उ री री है ना, तो री के स्थान पर हमें करना है। तो री के स्थान पर हम लोग जब करेंगे तो ऋतु लसानाम दंताह, मतलब इसके स्थान पे ल प्राप्त होता है। तो री के स्थान पर क्या हो गया, सीधा का सीधा यहाँ पर ल प्राप्त हो गया, ल जमा आकृति। ठीक है, ल जमा आकृति ये हमें सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है, और ल जमा आकृति हम लोग जब ऐसा हमें प्राप्त हो गया तो यहाँ पर जो है द्वित्व इत्यादि होने की कोई संभावना बचती ही नहीं है, ना यहाँ पर कोई हयवरल। अगर यहाँ पर यर प्रत्याहार प्राप्त हो रहा है तो इससे पहले अच नहीं है, और इसके बाद में एक अच हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर द्वित्व इत्यादि होने की कोई संभावना है ही नहीं, तो बस ल जमा आकृति है, और ये जो ल हुआ है ना ये क्या है, इस पर हलंत रहेगा, है ना, य व र ल सब में हलंत है, तो ल जमा आकृति ऐसा आदेश हुआ, और इसी को हम लोग मैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लाकृति ही पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, य व र ल क्या है, सब में हलंत है। तो समझ में आ गया लाकृति कैसे कैसे सिद्ध हुआ ये? बोलिए आप लोग, लाकृति स्पष्ट हुआ? जी सर। ये बात है। एक बार खुद से भी इसको देखेंगे आप लोग, और कंफ्यूजन होगा तो फिर से हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है जी, खुद से भी आप लोग कोई थोड़ा हाथ सा। क्या जी? किसी ने हाथ उठाया है? हम्म बोलिए, अक्षिता जी आपका हैंड रेस था, कुछ कहना है? नहीं भैया वो गलती से हो गया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अब संधि प्रकरण में जो है ना, दूसरी संधि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये संधि बड़ी आसान है, एचो यवा यावह, है ना, एचो यवा यावह। तो इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, इसका अर्थ बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लो।
ठीक है, तो ये सूत्र इस प्रकार से है, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। तो जो एचह है ना, इसमें षष्ठी विभक्ति है, मतलब एच के स्थान पर ही कुछ ना कुछ होना है, परिवर्तन होना है, आदेश होना है। सुमन जी आप है नहीं क्या? ऐड कर दिया कीजिए, कोई कोई आके ना खड़ा रहता है द्वार पर। चलिए, और कल से आप लोग पहले आओगे, ठीक है? जो भी और विद्यार्थी हैं आप लोग ध्यान रखोगे, 10 मिनट के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी? पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे ना। 8:15 क्लास का टाइम रहेगा, और 8:25 के बाद गेट क्लोज हो जाएगा, किसी की भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है? चाहे आप सांसद को लेकर के आओ, विधायक को लेके आओ, या फिर मुखिया जी को लेकर के आओ, बिल्कुल भी आपकी एंट्री नहीं होगी, प्रवेश निषिद्ध हो जाएगा। पढ़ना है तो हमें नियमों में रह करके पढ़ना होगा ना, ठीक है जी? ध्यान रखिएगा। आज तो चलो, आज पहली बार मैंने क्लास को इन्फॉर्म किया था आप सभी को, तो हो सकता है इधर उधर, कल से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? सभी लोग, सभी लोगों के लिए है, बैच वाले बच्चों के लिए भी है ना, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नियमों में रहना चाहिए। जो लोग नियमों में रहते हैं वो लोग बहुत आगे तक जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? जो आज पहली गलती सबकी माफ होती है ना, कल से माफ नहीं होगी, ठीक है जी? तो एचह का मतलब कौन कौन सा प्रत्याहार होता है एच प्रत्याहार में, बताओ आप लोग। ए ओ आई औ ए ए ओ ओ आई आई ओ। औ, ठीक है जी? एच के स्थान पर यही जो है ना 4 आदेश हो रहे हैं, ठीक है? 4 आदेश कौन कौन से हैं? तो 4 आदेश हैं। सबसे पहला है अय, आप लोग इसी में अलग अलग करोगे तो आ जाएगा, अय है, उसके बाद है अव, अब है ना, आय आय, आओ हे भगवान, आराम आराम से आप लोग बोलो, नहीं तो दूसरे लोग सुनेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे कि लग रहा है चोट लग गई, कुछ हो गया, है ना? चलिए, तो इसमें इन्होंने कहा कि एच के स्थान पर ही जो है ना ये 4 आदेश हो जाते हैं, और बाद में क्या होना चाहिए, बस बाद में अच होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, ठीक है? अची ऐसा लिखा हुआ है सूत्र की वृत्ति में, मतलब कोई भी स्वर होगा, ए ओ ऐ औ से कोई भी स्वर प्लस किया जाएगा तो उसके स्थान पे अय अव आय आव आदेश हो जाएंगे। यहाँ भी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि स्थान इसमें जैसे ए के स्थान पर हमें करना है तो कैसे करेंगे, 4 आदेश प्राप्त हो रहे हैं ना, अय अव आय आव, है कि नहीं? अक्षिता जी कंफ्यूजन होता है ना, रिद्धि जी बताइए, जी भैया। संशय होता है ना कि कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए भी एक सूत्र आता है इसमें, यथा संख्य मनुदेशः समानाम, और वो सूत्र क्या कहता है कि अगर आपके स्थानीय, मतलब जिसके स्थान पर आपको आदेश करना है, ठीक है? तो यहाँ पर स्थानीय कितने हैं? 4 है ना, 4 हैं, और जो आदेश है, आदेश कितने हैं कुल मिलाकर के? 4 है ना, तो अगर स्थानीय 4 हैं और आदेश 4 हैं तो आपको बिल्कुल एक एक क्रम से इन्हीं के स्थान पर आदेश कर देना है। मतलब ए के स्थान पर आप क्या आदेश करेंगे? आय ओ अय के स्थान पर क्या करेंगे? अब आई के स्थान पर क्या करेंगे? आय आय और औ के स्थान पर क्या करेंगे? आव, ठीक है? आम समझ गए? तो ये दो सूत्रों का कॉन्सेप्ट आप सभी ने समझा है ना। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा महर्षि पाणिनि की भाषा में भी समझ लेते हैं पहले। तो एचो यवा यावा यहाँ पर सूत्र है, और इसकी वृत्ति यहाँ पर लिखी गई है कि एचः क्रमाद, मतलब एच को जो है क्रम से अय अव आय आव एते स्युः, मतलब एते आदेशाः स्युः, ये सभी आदेश हो जाते हैं अची। मतलब क्या होता है अची का मतलब क्या हो गया? अच परे रहने पर, ठीक है? मतलब एच प्लस अच बराबर अय अव आय आव, ये सभी आदेश, ठीक है जी। अब दूसरा जो हमने सूत्र समझा था ना, यथा संख्य मनुदेश समानाम, कि सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी मतलब जहां पर स्थानीय भी समान हो और आदेश भी समान हो, तो फिर उसको यथा संख्य करके आप दे देना, ठीक है? यथा संख्य करके एक एक को अपना अपना आदेश प्रदान कर देना, ठीक है? अब यहाँ पर 4 सिद्धियां हैं, हरये विष्णवे नायकः पावकः, एक एक की है। तो एक एक को हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में, बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे नहीं, और आप सभी को समझ जाना है। तो सबसे पहली सिद्धि है हमारी हरये, है ना? और इस सूत्र के हिसाब से समझेंगे शॉर्टकट में, और बाकी आप लोगों को पुस्तक में बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है, विस्तार से लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपसे क्रम पूछ देता है।
कि ये जो हरये की सिद्धि है इसमें किस किस प्रकार से सूत्रों का क्रम लगा है। तो इस क्रम से भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं आप सभी को शॉर्टकट में बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, 1 मिनट, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की स्थिति हमें प्राप्त होती है, हरे जमा ए, ठीक है, हरे जमा ए, है ना। तो अब देख लो यहाँ पर एच के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसमें हरे में, ए और यहाँ पर अच के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, ए किसके स्थान पर परिवर्तन होगा, हरे के भाई ए के स्थान पर, हरे के ए के स्थान पर ही क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि हमें हरे ये बनाना है। अच्छा और कोई बताए, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है भ्राता जी। इसलिए होगा क्योंकि एच हमें जो है ना षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, एच हमें षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए एच के स्थान पर ही आपको परिवर्तन करना है, ठीक है जी। षष्ठी विभक्ति के स्थान पर ही आदेश होते हैं ना, तो एच में षष्ठी विभक्ति है तो एच जो है यहाँ पर ए है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, एचो यवा यावा। तो यहाँ पर रूप इस प्रकार से था, ह था, र था, ए के स्थान पर हो गया अय और आगे है ए। आप इन सभी को मैच करोगे तो क्या हो जाएगा रूप, हरे हर ये पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये जो 2-3 पंक्तियों में आपको रूप बन रहा है ना, ये एक एक पेज की सिद्धि होता है ये, ठीक है, और आपको पूरा बनाना सीखना है। अभी तो मैं शॉर्टकट में बस बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के ऊपर भार ना पड़े, लेकिन इस पूरे को बनाना सीखना है, ठीक है। और जो मैंने आपको रूप वो बताया था ना अष्टाध्यायी का एप्लीकेशन, आप उस पे जाओगे, शब्द रूप पर हरि शब्द आप सर्च करोगे तो हरि के पूरे रूप आ जाएंगे। तो हर ये जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में आता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो दिख जाएगा, ठीक है, समझ गए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अभी शॉर्टकट में पढ़ लो, रिवीजन कराऊंगा तो उस समय ये पूरा का पूरा हल करना है आप सभी को, ठीक है जी। चलिए 9:17 हो रहे हैं, अभी हमारे पास 15-20 मिनट और है, पेज खत्म हो गए, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार से जो है दूसरा इसकी सिद्धि क्या थी, विष्णवे थी ना शायद, हाँ विष्णवे। तो बताइए विष्णु नहीं, विष्णु जमा ए, ऐसा यहाँ पर रूप है ना, विष्णु जमा ए। तो यहाँ पर जो है एच के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है विष्णवे में, विष्णु ए में ओ है ना, ए तो ओकार ए होगा भ्राता विष्णु जी। जमा ए, ठीक है। तो ओ के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, अब अब। अब तो क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, विष्णवे विष्णवे। विष्णवे हाँ तीसरा क्या है नायकः, तो नायक में आ जाओ, नायक में है नई जमा अकह। तो यहाँ पर एच के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है हमें, आई के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा। आय हो जाएगा, तो नायकः ऐसा हो जाएगा। पावकः, पावक में है पौ जमा अकह। तो यहाँ पर बताइए एच के रूप में क्या है, औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। औ के स्थान पर हो जाएगा औ के आव, स्थान पर आव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पावक पावक, कह ठीक है। सिद्धि पूरी कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी ना। नहीं महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट, हाँ। आगे एक और इन्होंने स्पेशल सूत्र कहा है इसी संदर्भ में, जिसको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग, खटपट हो रहा है पीछे से। बाकी जो लोग हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग बैच से अलग बच्चे आए हैं जुड़े हैं, कुछ हमारे मित्र भी जुड़े हैं, हमारे सहपाठी भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। और बड़े अच्छे से वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बता भी रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का आभार। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और वांतो ई प्रत्यय एक सूत्र है, इसको पढ़ते हैं, है ना। वांतो ई प्रत्यय ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सूत्र है इसी प्रकरण का, एचो या वायावह से ही मिलता हुआ है, इसीलिए इसको दिया गया है।
तो इसमें कह रहे हैं वांतो ई प्रत्यय, वांतः, वांतः का मतलब वांत आदेश हो जाता है ना। वांतः मतलब वांत आदेश हो जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ई प्रत्यय, ई प्रत्यय मतलब यकार वाला प्रत्यय अगर परे होगा तो, ठीक है। तो ये जो आदेश हो रहे थे, ये जो 4 आदेश हो रहे थे ऊपर, तो इसमें से बताओ ये जो 4 आदेश हो रहे थे अय अव आय आव, तो 2 के अंत में आपको वकार दिखाई दे रहा है और 2 के अंतिम में आपको यकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिनके अंतिम में वकार दिखाई दे रहा है उसी को क्या कहेंगे, वांत कहेंगे, है ना। तो वांत वाले इसमें आदेश कौन कौन से हैं? अब आओ। अव और आव जो हैं, यही जो है वांत आदेश हमें अब दिखाई हो दे रहा है। रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका एक एक करके कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, कि जो यकार आदौ प्रत्यय परे, मतलब यकार वाला जो है ना प्रत्यय बाद में होना चाहिए, ठीक है। य से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय बाद में होना चाहिए, परे बाद में होने पर ओ दौ तो हो, मतलब ओ और औ को, ठीक है। ओ और औ को क्या हो जाता है, अव और आव आदेश हो जाता है, ठीक है। ये इन्होंने एक स्पेशल नियम बताया कि केवल अचों के परे रहने पर ही ये नियम नहीं लगता है। कई बार क्या होता है कि ओ और औ के बाद में यदि य प्रत्यय वाला कोई पद है तो उसको भी हम लोग हव और आव आदेश कर देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? पिछले वाले सूत्र में क्या था, एच के बाद में अची था ना, अच परे होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि नहीं, अगर य वाला कोई प्रत्यय होगा तब भी ओ और औ के बाद में होगा, तो हम लोग उसको अव और आव आदेश कर देंगे, ठीक है। जैसे एक रूप आप लोग देखो यहाँ पर, सिंपल सा रूप है गव्यम, ये जो है ना गव्यम की हमें सिद्धि करनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये देखो ऐसे इसका रूप बनता है गो जमा यम। तो बताइए एच के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ओ के ओ स्थान पे अब आदेश हो जाएगा। चलिए ओ प्राप्त हो रहा है ना। और फिर गो के बाद में ये जो ओ है इसके बाद में क्या है, कोई अच है या फिर यकार आदि प्रत्यय है? यकार आदि यकार प्रत्यय। आदि। यकार आदि यकार प्रत्यय, आदि। ठीक है। ये जो यम है ना ये एक प्रत्यय है, इसीलिए ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा, ठीक है। और आप सबको मैच करोगे ग प्लस अव प्लस यम, तो ये क्या हो जाएगा, गव्यम, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। ग- इसी प्रकार से नौ जमा यम, आप इसको अच्छे से हल करोगे, नौ जमा यम तो औ के स्थान पर आव और नाव्यम ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। एक विशेष नियम इसमें और है, और ये नियम इस प्रकार से है कि अध्व परिमाणे च, एक ये वार्तिक है, अध्व परिमाणे च। इन्होंने कहा अध्व, अध्व का मतलब जहां मार्ग का परिमाण जाना जा रहा हो, ठीक है। जहां पर मार्ग का परिमाण जाना जा रहा हो वहां पर भी ओ के स्थान पर जो है अव आदेश हो जाता है, ठीक है। वार्तिक है ये, ध्यान रखना, वार्तिक आई हुई है ये। और वार्तिक में कहा जा रहा है जहां पर अध्व परिमाण अथवा अर्थात मार्ग का परिमाण अगर जाना जा रहा हो तो वहां भी जो है आपको ओ के स्थान पर अव आदेश कर देना है, ठीक है जी। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। तो देखो ये हमारा रूप है गव्यूति। गव्यूति का मतलब होता है दो कोश, दो कोश एक मार्ग का परिमाणवाचक शब्द है, ठीक है। दो कोश का रास्ता। तो इसका इस प्रकार से करेंगे, गो जमा युति, ठीक है जी। तो मैंने बता दिया आपको, दो कोश मतलब मार्ग का वाचक है, इसीलिए आगे ओ है तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गव्युति, है ना। गव्युति ही इस प्रकार से पूरा का पूरा रूप बन जाएगा। और बताइए अध्व परिमाणे च ये सूत्र है या फिर वार्तिक है? वार्तिक। वार्तिक है, ठीक है जी। वार्तिक। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेना है ना। तो यहाँ तक हम सभी ने समझ लिया। बोलिए। युति ही प्रत्यय है क्या? नहीं, युति जो है सामान्य रूप से बस एक मार्गवाचक शब्द है, ठीक है। मार्गवाचक शब्द ही है युति। एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, लघु सिद्धांत में तो इसको कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, युति का मतलब ही होता है दो कोश, ठीक है। युति का मतलब ही होता है दो कोश ऐसा। तो मतलब ये है कि इन्होंने कहा था कि भाई यकार आदि प्रत्यय होगा तभी हम ओ के स्थान पे अव करेंगे ना, तो इसीलिए
आचार्य कात्यायन को एक अलग से वार्तिक ऐड करना पड़ा कि अगर मार्गवाचक शब्द होगा तब भी आपको ओ के स्थान पे अव कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना। 2 सिद्धियां मैंने आप सभी को बोली हुई हैं, आप इसको कल शाम से पहले भेज देंगे, कक्षा से पहले तक भेज देंगे मुझे। ठीक है, निजी रूप से भेजेंगे। कोर्स से अलग जो बच्चे हैं आप लोग भी भेज सकते हैं। ठीक है जी, सबका मैं चेक करूंगा और आपकी गलतियां भी आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ हमारी जो क्लास है ये समाप्त होती है आज वाली। कैसा लगा आप सभी को बताइए क्लास में आकर के? संधियां समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। जी सर। चलिए ठीक है, संधि प्रकरण को हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। आपको हर एक क्लास में आना है आज से, और टाइमिंग वही सेम है, 8:15 से 9:45 तक की। 9:45 से पहले ही मैं आपको छोड़ दूंगा। आज हमने कम पढ़ा है, कल और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला डे था इसीलिए हमने ये बहुत कम पढ़ा है, केवल 1 घंटा पढ़ाया अभी हमने, है ना। तो चलिए, कल का टेस्ट हुआ था और टेस्ट में मैंने देखा आप सभी लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया है। खास करके कुछ कुछ विद्यार्थी जो हैं ये बड़े अ, शाबाशी के पात्र हैं। जैसे पहले नंबर पर तो दिव्या जी हैं, इन्होंने टॉप किया है, तो आपका बहुत वेलकम है। क्लैपिंग करो आप लोग। जो मेरे लोग, लिए आंसर की नहीं भेजी आपने। आपका नहीं भेजा मैंने? ओके, जी नहीं चलिए, सर। आपका ऐड नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, भेज दूंगा मैं आपको। 2 लोगों के पास होने से ना वो डिस्टर्ब हो गया, मुझे लगा सुमन जी के पास आपने चेक करा लिया होगा। दूसरे क्रम पर जो है आकांक्षा का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। उनका जो नंबर था वो कितना था मैं देख लेता हूँ एक बार। आकांक्षा का भी जो नंबर है आज 39 नंबर है ना, 44 में से 39 नंबर, बहुत बड़ा स्कोर है ये, है ना। और आकांक्षा इस बैच की सबसे छोटी स्टूडेंट है, अभी फर्स्ट ईयर में ही है, शास्त्री प्रथम वर्ष। मतलब अभी ये 4 साल बाद अभी मास्टर्स मतलब क्या करेंगी, अभी नेट की परीक्षा देंगी ये, और अभी से इनका इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, इसलिए आप बहुत शाबाशी के पात्र हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुमकुम जी ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है कल वाले टेस्ट में। ये अभी 2 दिन पहले ही ऐड हुई हैं बैच में, और इन्होंने जो है चौथा स्थान इसमें प्राप्त किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 33 नंबर इनके आए हैं, है ना। तो चलिए, ये मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, 3-4 लोग आप लोग। और पूजा जी तो ऑलवेज टॉपर है है ना। भैया मेरा ग्रेजुएशन में से संस्कृत नहीं था, मैं हाँ बस 1-1.5 साल संस्कृत पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, देख लो आप लोग, ग्रेजुएशन में भी इनका संस्कृत था नहीं, इन्होंने जिज्ञासा है दूसरे थोड़ी सी कोर्स बस। में था इनका, दूसरे कोर्स से हैं ये, और इन्होंने मास्टर्स से ही संस्कृत को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप जैसे 1-2 और लोग हैं, तो वे लोग भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे आपसे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। वो लाइन है ना, एक लाइन है शायरी की, चलो मैं आप लोगों को शायरी एक सुना देता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये लाइन, और काफ़ी सारे बच्चे हैं बड़े परेशान होते हैं कि कैसे करें, एमए भी है और नेट भी है, ये भी है वो भी है, घर के काम है, तो कैसे करें इसको। तो अभी एक शायरी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट बस रुकेंगे, वैसे भी 9:45 तक का टाइम है ना। बस सर्च हो गया है। हाँ, एक लाइन है ना, एक ये वाली शायरी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदल राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, है ना। और कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, है ना। इस प्रकार से ये लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है ये, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो देखो, हजार व्यस्तताएं हैं, सबके पास काम है, और सभी लोग फाइट कर रहे हैं, आप लोग भी को भी सर इसी में। बोलिए। सर आप मैं अपने घर में या क्लास ले रही हूँ तो आप स्पीकर पर हैं, तो मेरे घर में सभी लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और
चलिए मैं सर बहुत एक शायरी मेरी दीदी भी सुनाना चाहती है सर सुना लीजिए बिल्कुल। अगर आज आपकी अनुमति हो तो सुना सर। लीजिए, आज फर्स्ट डे है, आज छूट है आप लोगों की। और हम जितना अच्छा जितना पढ़ना चाहिए हम लोगों ने उतना पढ़ लिया है आज के लिए। सुना लीजिए आप। ओके सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते इस जी कविता का शीर्षक है मैं झुकता हूँ, जिसे लिखा है राजेश जोशी ने। और कई मायनों में जब मैं आपको पढ़ाते देखती हूँ पूरी लगन से, कल आप पूजा करवा रहे थे, उसके बावजूद आपने बच्चों को जितनी मेहनत से पढ़ाया, मैं तो हार मान जाती हूँ छोटी छोटी चीजों पर। खैर, तो ये कविता धन्यवाद आपको समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ। झुकता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर। झुकती है आंखें, झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। यह कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं, और आप झुकते हैं इन बच्चों की शिक्षा के आगे। आपको प्रणाम मेरा, और आपकी संस्कृत, आपके विद्वता को हमारा प्रणाम इन सभी बच्चों की ओर से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद सभी बच्चों को और आपको भी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। देखिए, चलिए, वाकई आज सामिनी जी ने बोला था थैंक कि यू सर। सामिनी जी आपने ने आज दीदी को बोला अनुमति दे दी। सामिनी जी ने बोला था कि हाँ मेरी दीदी मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना कर्तव्य निभाने की सोचते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है उसे हम लोग पूरा करें। तो चलिए, आप सभी का आभार। अब हम लोग मिलते हैं 12 मिनट बाद में, और नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आप सभी लोग रेस्ट कीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, आंसर की देती हूँ। बेसिक वाली क्लास में। बिल्कुल आपको आंसर की मैं भेज दूंगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद। कल फिर आप लोग मिलिएगा 8:15 बजे। ठीक है जी। चलिए, सभी का धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।